हेलो बच्चों, आ गए और एक बार तुम्हारे लिए। तो वेलकम टू न्यू इंडियन एरा भाई। लेक्चर नंबर 4 खत्म था, लेक्चर नंबर 5 का थंबनेल देख के ही आए हो। तो लेक्चर नंबर 5 में शुरू करने वाले हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक से, फिर शुरू करने वाले हैं कैपेसिटर से। इस डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करने से पहले ऑलरेडी मैंने देखा था कि जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसमें बच्चों के बहुत सारे कमेंट देख रहे थे। तो कमेंट बहुत बहुत ये थे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो किसी को उस चीज में डाउट रहा तो पूछा था बच्चों ने, तो आई थिंक सो वाला डाउट क्लियर हो चुका था कमेंट में, तो यहाँ कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो रही बात उस 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, तो जिन्होंने वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखा नहीं है वो देख लो, क्योंकि लेक्चर नंबर जो 4 था वो थोड़ा बड़ा था। 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटा चला गया था, 2 घंटा लेक्चर था वो। तो एक बार ध्यान से उसको देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट कवर करा दिया है, बहुत सारा पार्ट। एक बार जिस पार्ट है बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, तुम्हारे जो दोस्त होंगे ना वो बोलेंगे कि गॉस लॉ तो आता है, बस ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वाला पार्ट बहुत कंफ्यूज था, तो हमने उसमें बहुत बढ़िया तरह से सिखा दिया था। केजीएफ का एग्जांपल दिया था, वॉर हो रही, ये सब कुछ कहा था, हमला करने वाले का पोटेंशियल, मार खाने वाला चार्ज, सारी बातें वहां कर ली थी। तो एक बार तुरंत जाके वो वीडियो देख लो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, गारंटी मेरी, समझे बात। तो वो वीडियो देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, ये वीडियो समझ में आ जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर रिक्वेस्ट है देख लो तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो ध्यान से बात समझना, डाइलेक्ट्रिक की बात करनी पड़ेगी। डाइलेक्ट्रिक से तुम्हारे समझना पड़ेगा, कंडक्टर वाला पार्ट तुम्हारे बुक में दिया गया है, तो मुझे लगता नहीं कि बच्चों को कंडक्टर और इंसुलेटर क्या बताने की जरूरत पड़ती है, फिर भी क्या भरोसा नहीं, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो तुम्हारे बुक में दिया गया है कंडक्टर वाला पार्ट दिया गया है, एक पार्ट है कंडक्टर वाला, कंडक्टर्स क्या होते हैं, और सेकेंड दिया गया है इंसुलेटर वाला। कंडक्टर से मतलब क्या, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, इतनी बात है। पर सवाल यह आता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज एटम्स मॉलिक्यूल से बनी है ना। तो इंसुलेटर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो भी चीज एटम से ही बनी है, तो एटम्स के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है, कंडक्टर के पास भी वो भी एटम्स मॉलिक्यूल से बना है, पर मसला क्या है, सीन क्या है, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। फ्री का मतलब क्या, उसकी ऑक्टेट स्टेबल नहीं होती। अगर एग्जाम्पल जानते हो सोडियम का, तो सोडियम का एटम नंबर होता है 281, 11 11। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए 8 उसमें जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहेगा, और वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, साथ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसको पता होता है कि एक सोडियम के एटम में 6.022 10 पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। उस चक्कर में वो करंट बनता है, इसलिए करंट को पास कर पाता है, इसलिए करंट को पास कर पाता है। इंसुलेटर में से होते ही नहीं है, इसकी ऑक्टेट स्टेबल रहती है, ऑक्टेट स्टेबल रहती है सर, ऑक्टेट स्टेबल में करंट फ्लो होता नहीं। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्टेट स्टेबल है, ऑक्टेट स्टेबल है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो आराम से उसका काम हो जा रहा है आराम से। पर कहीं कहीं बार बच्चे सवाल अजीब पूछते हैं, सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, इंसुलेटर को, इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, उसको अनस्टेबल करना है, इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर करना है, फ्री करना है। सबको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो मैंने, किसी बच्चे ने पूछा सर उसको मैं एनर्जी दूं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो करंट फ्लो होना चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट। पर सीन क्या होता है, कोई इंसुलेटर पकड़े हुए ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। तो बहुत सारी एनर्जी में प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि अगर एनर्जी दूंगा, मान लो लकड़ी मेरे हाथ में, लकड़ी मेरे हाथ में, इसको मैंने बहुत सारी हीट दे दी, हीट देने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले ये जल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल सकता था, और ये इतनी हीट झेल ही नहीं पा रहा है, और ये पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है। अगर उसके पास कैपेसिटी होती कि ये इतनी हीट झेल ले तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता, पर इतनी हीट झेल नहीं पा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पा रहा है, समझे। इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता। अब अपना जो टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स।
तो डाइलेक्ट्रिक्स की बात करनी पड़ेगी, डाई इलेक्ट्रिक्स। ध्यान से बात सुनना, एकदम गहराई से। सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी पर बात एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तुमने 11th में पढ़ा था, ये बोलना ही गलत है, सॉरी, नहीं पढ़ा था। मैंने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, ठीक है। बात करते हैं आगे। डाइलेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है, दिखाता हूं, ये होते तो इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक्स होते इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर कौन कौन से हैं तुम्हारे पास? अरे ग्लास है, ग्लास, माइका, पेपर, सब के सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटरी होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटरी होते हैं। और हमें अभी पता है कि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो होता नहीं है, डाइलेक्ट्रिक्स में भी करंट फ्लो होता नहीं है, पर ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। बहुत स्लो बोला। ये है इंसुलेटर, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, पर ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बात सुनने में अजीब लगती है, कैसे बनाएगा दिखाऊंगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जरूर। और एक बार, होते क्या है इंसुलेटर, पर ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। पता कैसे बनाते हैं? जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही हो, इस तरफ जा रही हो, इसमें मैंने रख दिया डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उसके उल्टा बनाता है, उसके उल्टा। एक यहां जा रही है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा बनाएगा। दिखाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा। तो यहां तुम्हारा लिख के देता हूं इसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर, है तो इंसुलेटर, करंट पास नहीं हुआ, करंट पास नहीं होगा, बट ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। आई होप सो बात क्लियर हो चुकी है। अब डायलेक्ट्रिक्स के टाइप्स की बात करनी पड़ेगी। डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप तुम्हारा आता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक्स। और सेकेंड जो टाइप आता है वो आता है तुम्हारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक आता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इतनी सी बात है। अब नॉन पोलर की बात, एक मिनट, सॉरी, चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा पोलर और नॉन पोलर की, नॉन पोलर की बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम एक बात पढ़ी थी, बात बच्चों को ऑलरेडी याद होगी, मुझे पक्का भरोसा तुम पे, कि हमने पोटेंशियल फॉर डायपोल देखा था लास्ट टाइम। वो डायपोल सबको याद है, हमने कहा था डायपोल का रिलेशन एक बार देख लो, बहुत बढ़िया है। अब डायपोल का मतलब सबको पता होता है कि डायपोल क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। इसमें Q क्या है, चार्ज है, और 2A क्या है, डिस्टेंस। मैंने कहा था जो भी चीज पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगी, बस देखना है, चार्ज। ये फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का, DP, डायपोल मोमेंट। पूरा लिख दूं या बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, यहां नहीं लिखता यार, यहां करता हूं, डायपोल मोमेंट। दिल में हो तुम, आंखों में, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बात करते हैं। इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 रहता है, मोमेंट जाता है 0। अब 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A।
इस Q और 2A दोनों में से एक भी चीज जीरो हो गई तो मोमेंट क्या होगा, जीरो। देखते हैं दोनों में से क्या चीज जीरो है कि वो 2A पूरा मोमेंट जीरो बन रहा है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है H2 हाइड्रोजन। क्या होता है, H2। जैसे H2 बोलूंगा तो ये आ गया हाइड्रोजन का एक एटम और ये आया दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब सीन क्या है कि इसके पास हाइड्रोजन से नोटिस करोगे तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसका सेंटर अगर पकड़ूंगा तो इसका सेंटर यहां रहेगा, इसका सेंटर यहां रहेगा। अब दोनों में कोई चार्ज ट्रांसफर होगा ही नहीं कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ट्रांसफर होगा नहीं। और जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नहीं, ये कहां से ट्रांसफर करेगा, उसके पास एक ही है ना। और दोनों के पास एक एक ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा चार्ज कैसे बनेगा, तो इसके पास चार्ज बनता ही नहीं है। तो ये भी H होता है और ये भी H होता है, जीरो जाता है ना। सेकेंड एग्जाम्पल तुम्हारा पास आता है, वो आता है CO2। अब CO2 में जो रीजन है ना जीरो होने का, वो जीरो इसलिए होता है कि ये तुम्हारा C बीच में रहेगा और ये पूरा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की वजह से जो पूरा डायपोल मोमेंट बनता है ना वो एक लाइन में बनता है। ये तुम्हारा O है, ये O है, ये पूरा एक लाइन में जाता है। इस लाइन में बनने की वजह से वो जीरो हो जाता है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां अगर लिख के दूं तुम लोग को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट सेम पॉइंट। दिखाता हूं क्यों ऐसा बता रहा हूं, दिखाता हूं, घबरा मत। प्रोसेस को ऊपर ले रहा हूं तुम्हारे लिए, ये चीज दिखे। मैंने क्या लिखा है लिख के दिखाता हूं, एक मिनट। हमने बात की थी हाइड्रोजन की, तो आप बताते हैं डीप में क्या होता है। अगर ये तुम्हारा एक ऑर्बिट है और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं ना, तो इसमें आएगा +1 चार्ज और इसमें आएगा -1 इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो। ठीक है, अब मुझे बताओ अंदर है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और बाहर है इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ है, यहाँ है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ होगा, यहीं पर है भाई, यहीं पर है। अरे इसके अराउंड तो घूम रहा है, तो सेंटर भी कहाँ होगा, यहीं होगा। अगर दोनों चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे है तो डिस्टेंस का इनके पास, डिस्टेंस नहीं तो मोमेंट क्या हो गया, जीरो। दिख रहा है ना, 2A क्या है, जीरो, तो मोमेंट क्या हो गया, जीरो। इस चक्कर में इसका मोमेंट नहीं है, मोमेंट इला इस मोमेंट ना चले, बिल्कुल मोमेंट नहीं है। अतः इसके बाद पोलर, पोलर के पास मोमेंट रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, मोमेंट रहेगा। अगर मोमेंट रहेगा मतलब चार्ज भी इसके पास बनेगा और डिस्टेंस भी रहेगा। तो इसकी बात करते हैं HCl। याद आ रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन बना होगा तो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है ना। अब मुझे पता है हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन का एटॉम 17 है, तो हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 17 है ना, स्टेबल हो जाएगा। दे दिया तो इस पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव। अब दोनों का सेंटर की बात करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ है, इसका सेंटर कहीं यहाँ है, और दोनों में डिस्टेंस भी है, तो इसके पास डायपोल है। अरे है ना, इसका पॉजिटिव +1, इसका -1, तो डायपोल बनाना, डिस्टेंस भी है। सेकेंड एग्जाम्पल CO2 तो हो गया था, ये था H2O। H2O अब ये सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक है। देखो कैसे होगा, ये ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ रहेगा और दो हाइड्रोजन कहीं यहाँ रहेंगे, ऐसे सिमेट्रिक है क्या ये? मिकी माउस लग रहा है, मिकी माउस से लग रहा है, मिकी माउस क्लब हाउस। ये ऑक्सीजन और ये तुम्हारे दो हाइड्रोजन है ना। अरे बोलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्या है, इन दोनों का सेंटर अगर पकड़ूंगा, दोनों का सेंटर अगर पकड़ता हूँ प्लस प्लस चार्ज का, तो दो सेंटर कहीं यहाँ बनाएंगे, मान लो कि +2A कुछ तो बनाते हैं, और यहाँ पकड़ लो इसका सेंटर -2A वाला सेंटर, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ रहेगा। इसके पास चार्ज भी है, या अलग अलग पकड़ लो, ये +1 ये -1E, ये +1 ये -1E, दो डायपोल बना देंगे। डायपोल जीरो नहीं होगा, डायपोल रहेगा। ये तुम्हारे हैं नॉन पोलर और पोलर। बात शायद समझ गए। अपने को अभी पर्सनली सेपरेट कर करके अलग अलग नॉन पोलर पोलर को पढ़ना है। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। तो शुरू करते हैं अगला काम। आई होप सो बात क्लियर है। तो आते हैं नेक्स्ट गली, आ जाओ। कहती हैं फिर तक चैंपियन
अरे अच्छा, चलो अब बात करते हैं नॉन पोलर की। पहले बात करेंगे नॉन पोलर की। नॉन पोलर पूरी डिटेल में बात करनी है कि अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है तो बात की ही नहीं। तो नॉन पोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक की बात नहीं करेंगे, हम लोग पूरे सिस्टम की बात करेंगे। हमने अब तक एक डायपोल की बात की थी, तो पूरे बंच ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। मान लो कि एक पेपर का मॉलिक्यूल था ना, बस पूरा पेपर का शीट है, पूरा शीट है, तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ नॉन पोलर की बात कर रहा हूं, तो मैंने ये ले लिया शीट, ठीक है, ये आ गया। समझेगा क्यों किया ये, समझेगा सबर। अब इसके बाद की बात करनी, ध्यान से बात सुनना। हमने पूरा मॉलिक्यूल्स की बात की। अभी एक मिनट सिखाया मैंने कि ये न्यूक्लियस है, ये एटम का ऑर्बिट है, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। दोनों चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहा है, इनके हम लोग नॉन पोलर पढ़ रहे हैं। तो दोनों चार्ज का सेंटर अगर एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो मुझे पता है यहाँ ड्रॉ कैसे करना है। ठीक, दोनों चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना। तो अरे 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 भाई, काहे गजब हो रहा है, काहे गजब हो गया है। तो ये जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? ओ, अभी हिलने वाला नहीं है, मतलब मुझे फिर से एक बार रिड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे समझा नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं। ये मुझे और भी चाहिए ना, मैंने कहा ना पूरा बंच की बात कर रहा हूँ, पूरा बंच ही ड्रॉ करूंगा। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। इसको सही करता हूँ, इसको सही करता हूँ, हाँ बस, इसको भी सही करता हूँ। अब सबके चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे है ना। दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। कलर चुन लिया मैंने, ब्लू वाला। सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे है, सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे है, सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे है, सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है। तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ जब डायपोल मोमेंट चेक करोगे, डायपोल मोमेंट चेक करोगे, सबका मोमेंट जीरो है, तो सबका कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे जो नेट आएगा, नेट नेट फोन का नेट नहीं, पूरा पूरा टोटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जीरो है। और यहाँ मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाली नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाली नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाली है। अब इस वाले डायग्राम के अंदर, ठीक है, इस वाले डायग्राम के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं, तो ये आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसमें डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें डायपोल के साथ क्या होगा वो चेक करते हैं। अब वो यहां दिखाता हूं, देखते हैं क्या होता है। तुम्हें पता है, मुझे पता है, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उस पर लगता है फोर्स। अब ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे पता है नेगेटिव चार्ज का सीन क्या होता है, उल्टा होता है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है नेगेटिव चार्ज उससे उल्टा पड़ता है फोर्स पे। तो ये लग गया इस पे फोर्स उल्टा, हाँ। अब पॉजिटिव लग गया फोर्स आगे। इस चक्कर में क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज सरक गया यहाँ पे कहीं आ गया। अब ये नेगेटिव घूम तो रहा है पर कुछ ऐसा घूम रहा है, उसका सेंटर कहीं आ गया। अब दोनों के बीच में चार्ज भी आ गया है और डिस्टेंस भी आ गया है। दोनों चार्ज क्या हो गए, सेपरेट। अगर दोनों चार्ज सेपरेट हो गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस बन गया है, तो उसको बोलते हैं कि एटम पोलराइज हो गया, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। और एक बार दो चार्ज अगर सेपरेट हो गए, दोनों में कुछ डिस्टेंस आ गया, तो इसको बोलते हैं कि एटम तुम्हारा क्या हो गया, पोलराइज हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। द सेपरेशन ऑफ टू चार्ज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब कैसे बनेगा, अब ये डायपोल नहीं था, अब ये डायपोल बन गया ना, कि पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ, तो ये डायपोल बन गया है। तो डायपोल को कैसे ड्रॉ करोगे,
ठीक, डायपोल बन गया। अब डायपोल बन गया है तो पॉजिटिव चला गया इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में, नेगेटिव कहां चला गया, उल्टा। तो यहाँ मुझे डायपोल ड्रॉ करना है, आलो डायपोल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे पता है कि डायपोल के पास डायरेक्शन भी होती है और वो होती है माइनस से लेके प्लस। तो ये आगे डायरेक्शन है ना। अब लिखता हूं पोलराइजेशन, कहा था ना, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस तुम्हारे बुक में और अच्छा दिया गया है, मैं बस याद करने के लिए लिखा रहा हूं। बुक में पूरा थ्योरी में दिया गया है पर वो पढ़ने जाओगे बहुत अजीब लगेगा, इसलिए यहां सुन लो ध्यान से। सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में कहीं कहीं जेड, तुम्हारे बुक में जेड लिखा हो, कहीं कहीं एस लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। ठीक है, अब ये हो गया पोलराइजेशन। अब ध्यान से नोटिस कर रहे होगे तो इसकी बात तो कर दी, नॉन पोलर का हो गया। अब सेम काम करनी है पोलर के लिए, सेम काम करना है पोलर के लिए। तो हमारे पास स्क्रीन की कमी नहीं है, हम लोग करेंगे पोलर के लिए। पे यहाँ लिख देते हैं तुम्हारे लिए कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, टोटल मोमेंट 0 नहीं है, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसको नाम दे रहा हूँ ई नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ई नॉट वो भी 0 नहीं है। सही है। अब इसके बाद का, इसके बाद टॉपिक क्या था, पोलर। फोटो चाहिए क्या, ले लो भाई, फोटो चाहिए ले लो, कहाँ गया, आ जाओ, आ लो, डन। अब इसके बाद की बात ये तुम्हारा आएगा अभी पोलर, पोलर, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। चलो बंच की बात कर रहे हैं तो ये बंच बना देता हूं यहाँ पे, है ना, बंच बना देता हूं। अब बंच बनाने के बाद मुझे पता है इसमें डायपोल मोमेंट है, इसके पास मैं पता है इसके पास डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट है तो ये आ गया एक डायपोल, और दूसरा इसके बगल में आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर दूंगा, थोड़ा छोटा हो जा। ठीक, डायपोल बना रहा हूँ, डायपोल में बनाना पड़ेगा ना, कहा था ना पहले ही डायपोल बनेगा इसके पास। ये आ गया डायपोल। अब मुझे पता है इसके पास डायपोल मोमेंट है, पर ऐसे नहीं बनाना चाहिए था मुझे। एक मिनट रुक, पूरा गायब करता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ, देखो यहाँ पे। अब डायपोल मोमेंट बना रहा हूँ, सॉरी। चलो डायपोल मोमेंट है, सारे अंडे बना दिए। अब सारे अंडे के पास चार्ज भी, डायपोल भी है, तो ये माइनस पकड़ते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसकी जब बात को डायपोल बनाना पड़ेगा, माइनस से लेके प्लस, तो ड्रॉ कर दो माइनस से लेके प्लस। तो ये गया माइनस से लेके प्लस इस तरफ, माइनस से लेके प्लस इस तरफ, माइनस से लेके प्लस इस तरफ, माइनस से प्लस इस तरफ। अब मुझे बताओ इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना है, इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है क्या, 0 है, हाँ 0 है, सच में 0 है। क्योंकि इसके पास, मानता हूं कि इसके पास डायपोल्स हैं, उसके बाद मोमेंट भी है, पर सब के सब रैंडम है ना मेरे भाई। रैंडम का मतलब क्या,
एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, एक राइट, एक लेफ्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट। तो आगे वाला कैंसिल करेगा पीछे वाले को, राइट वाला लेफ्ट वाले को, नॉर्थ वाला साउथ वाले को, ईस्ट वाला वेस्ट वाले को। ऐसे करते करते हर चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल। कितना होगा नेट चार्ज, नेट डायपोल कितना होगा, 0। तो यहाँ समझ में क्या आता है कि जो नेट डायपोल मोमेंट है वो पड़ा है, पड़ा पड़ा मतलब कहानी खत्म। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहानी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं यहाँ पे, तो वो भी 0 था। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं देखते हैं क्या होता है। है ना। अब इसमें डालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरो, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कोई भी डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो ट्राई करता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ आके बैठ जाऊं। तो डायपोल ट्राई करेगा कि ऐसे आके बैठ जाऊं, कि मैंने वहां पे बादल बना के लिख के दिया था, बादल बना के लिख के दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है तो डायपोल भी उस तरफ आके बैठेगा, अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। तो जैसे ही इस डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहेगी, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये अब रैंडम नहीं घूमेंगे, सब के सब लाइन में आ जाएंगे। इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि एक ही बार में क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। बार बार पढ़ने से बैठोगे तो दिन जाएगा, एक ही बार क्लियर कर लो तो कहानी एंड हो जाती है। अभी सबके पास चार्ज भी आ जाएगा, तो पॉजिटिव चला के आगे ना, नेगेटिव क्या है पीछे। डायपोल देखो, सारे डायपोल लाइन में आ गए हैं। अब सारे आते हैं कि कम आते हैं वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा सब्र कर लो 1 मिनट। अब डायपोल्स आ गए लाइन में। अब यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो फिर से एक बार एटम क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है, पोलराइज हो गया है। तो यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि इसके पास पी नेट 0 नहीं है, पी नेट ससुरा 0 नहीं है, पी नेट भी 0 नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है। समझ में आ रहा है। पर सवाल क्या होता है कि पोलराइज तो कर दिया, पर किसको पोलराइज करना आसान है, नॉन पोलर को कि पोलर को। सवाल क्या है, किसको पोलराइज करना आसान है, नॉन पोलर को कि पोलर को। ज्यादा दिमाग लगा के बताओ, किसको पोलराइज करना आसान है, नॉन पोलर को कि पोलराइज को। नॉन पोलर को कि पोलर को। मैं बोलता हूं पोलर को पोलराइज करना आसान है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डायपोल है, मोमेंट है, बस घुमा के लाइन में लाना है। और नॉन पोलर के अंदर डायपोल मोमेंट था ही नहीं, मुझे लात मार के फोर्स ला के उसके पास डायपोल बनाना पड़ रहा था। तो मुझे पता है जिसको घुमाना आसान है, फोर्स लगाना मुश्किल है, इसलिए पोलर को पोलराइज करना आसान है, नॉन पोलर को पोलराइज करना मुश्किल है। इजीली पोलराइज, इजीली पोलराइज। अभी आगे थोड़ी बात करनी है, ध्यान से बात देखोगे। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है इसकी बात करते हैं। अब देखो ये पूरा खेल डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो डायपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो मोमेंट बन गया। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो डायपोल मोमेंट 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो डायपोल लाइन में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एटम पोलराइज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो एटम पोलराइज होगा। अब सवाल है किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, खुद बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक रहेगी
इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो एटम जो है वो कम पोलराइज होंगे, कम लाइन में आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई भी लाइन में आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वीक है तो कम लाइन में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई तो ज्यादा लाइन में आएंगे, तो पोलराइजेशन ज्यादा। क्लासरूम में प्रोफेसर देखा ना, प्रोफेसर क्लासरूम का, क्लासरूम में प्रोफेसर नहीं है तो बच्चे अजीब 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 बच्चे यहाँ वहां घूम रहे होते हैं। जैसे क्लास में प्रोफेसर की एंट्री होती है बच्चे लाइन में आ जाते हैं। अगर क्लासरूम का जो प्रोफेसर आ रहे हैं वो लीनियंट है तो कुछ कालाकांडी वाले बच्चे होते हैं जो अभी भी मस्ती कर रहे होते हैं, उसके बाद वो कुछ बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना, प्रोफेसर वीक है तो कुछ बच्चे अभी भी घूम रहे हैं रैंडम, काले लाइन में नहीं आए। पर प्रोफेसर स्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो जो कालाकांडी वाले बच्चे हैं वो भी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि मार खाएगा ना वो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक तो पोलराइजेशन कम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग तो पोलराइजेशन ज्यादा। तो यहां समझ में क्या आता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां समझ सिंबल क्या प्रोपोर्शन का, P, प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। क्या सिंबल था, E नॉट। अब बचपन से बात सिखाई है, प्रोपोर्शनलिटी गायब करने के बाद दो चीजें आती हैं। तो ये डाल दिया P इक्वल्स टू कांस्टेंट का सिंबल पे ध्यान देना, इस सिंबल पे ध्यान देना, ठीक है। इस सिंबल को पढ़ते वक्त साई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साई। क्या पढ़ोगे, साई। आई एक्सेप्ट दैट, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने पर, कुछ नहीं कर सकता। क्या है, साई टाइम्स ई नॉट। लिखते वक्त कुछ अजीब लोग लिखते हैं, उसको लिखते हैं CHI, पढ़ते वक्त कुछ लोग अजीब जो हैं वो चाय पढ़ते हैं, चाय पी ले भाई। कुछ लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं छी। अरे क्या पढ़ो, जो पढ़ रहे हो पढ़ो भाई, कुछ फर्क नहीं इसमें। अब मैंने इसको क्या बोला है, साय बोला है, साय ही अच्छा रहेगा क्योंकि काय ऐसा नहीं होता ना, काय ऐसा होता है, लिखा होगा ना स्क्रॉडिंजर वो वाला, ठीक है। तो ये साय है, याद रहेगा। अब साय तो लिख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल्स टू साय ई नॉट। इस साय का नाम देना पड़ेगा, इस साय को बोलते हैं, साय का नाम उससे भी अजीब है, साइज मैग्नेटिक, साइज इलेक्ट्रिकल, ध्यान से पढ़ना, बताना क्या लिखा है, बताना क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी का छोटा भाई, ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट का नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह आ गया एक फॉर्मूला। हाँ, अब सवाल आता है कि ये डायपोल मोमेंट का लिख तो दिया फॉर्मूला, पर पोलराइजेशन लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा उसका। मुझे पता है पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है कि कितने मोमेंट लाइन में आए, तो सिंपल मीनिंग क्या है कि मेरे पास अगर एक 10 m³ का वॉल्यूम है, 10 m³ के वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मोमेंट लाइन में आ गए तो पोलराइजेशन ज्यादा है, कम लाइन में आया तो पोलराइजेशन कम है। तो मुझे पता है 10 के लिए मिलने वाला नहीं है, पूरे के लिए मिलने वाला नहीं है, तो हम लोग 1 के लिए काउंट करते हैं, 1 m³ में। अगर 1 m³ में ज्यादा पोलराइज हो गए हैं, ज्यादा डायपोल मोमेंट लाइन में आ गए हैं तो पोलराइजेशन ज्यादा, लाइन में आएगा डायपोल मोमेंट तो ज्यादा। अगर मान लो कि यहाँ मैं एक सर्कल बना दूं ऐसे टाइम पास के लिए, ब्लैक कलर का सर्कल 1 m³ का है, इस 1 m³ में 10 मोमेंट लाइन में आए, 10 मोमेंट लाइन में आए तो एटम पोलराइज 10 टाइम हुआ है। अब 1 m³ में 10 आ गया, मुझे कितना चाहिए, 10 के लिए चाहिए, हो गया ना 100। तो वो लॉजिक है, तो इसके पीछे का लॉजिक लगाते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, P नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 1 m³ के लिए, तो क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू P नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
पहले ही बोल दूं, ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट है और ये पी तुम्हारा पोलराइजेशन है। मैं लिख के देता हूं, बाद में भूल गया तो। ये है पोलराइजेशन और ये है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक, इतनी बात आई होप सो क्लियर है। अब मुझे स्क्रीन को कॉपी करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके जो बस डायग्राम रखनी है, बाकी सब ये गायब करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, फिलहाल करनी चाहिए। अब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी नहीं की। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी ही नहीं अब तक, तो बताना बाकी है ना मेरे भाई, बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। वाह, स्मार्ट, स्मार्ट वर्क। बताएं, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा रे माही तेरा रस्ता निहार दूं। चलो ध्यान से बात सुनना। अब इस प्लेट पे ध्यान से नोटिस करना कि इस प्लेट पे चार्ज कौन सा है, पूरे प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। हाँ ऑफ कोर्स पॉजिटिव दिख रहा है, पूरा पूरा पॉजिटिव है। कलर चेंज करता हूँ, रुको, कलर चेंज करता हूँ, कलर ग्रीन करता हूँ, पूरा पॉजिटिव है। और इस प्लेट पे देखो कौन सा है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पूरा टेढ़ा क्यों आ रहा है इतना ये, ओके ठीक, एक्सेप्ट दैट, ठीक। चल हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ये पूरे प्लेट पे दिख रहा है पॉजिटिव, इस पूरी प्लेट पे दिख रहा है नेगेटिव, तो ये आया पूरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी बीच में नेट चार्ज जीरो है, बीच में नेट चार्ज जीरो होगा, दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ अगर बात करें तो ये दिख रहा है माइनस वाला चार्ज प्लस माइनस जीरो, माइनस वाला चार्ज प्लस माइनस जीरो, 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 प्लस माइनस जीरो। बीच में पूरा स्पेस खाली है, कोई चार्ज है ही नहीं बीच में, स्पेस खाली है, उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे और एक बार कुछ चीज बना के दिखा रहा हूँ। डायपोल बना दिया है। अब ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर थी, वो इस तरफ जा रही थी, उसका नाम भी दिया था हम लोगों ने ई नॉट। अब हुआ क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लेट पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज भर गया है, और उसके अपोजिट प्लेट कौन सा चार्ज भर गया, नेगेटिव चार्ज भर गया। तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। और मुझे पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें सबको पता होती है बात कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी थी, तो इसके अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरफ फ्लो होगी। हाँ है ना। तो मैं तुम्हारे लिए पहले ही जो बीच का रीजन है ना, बीच का रीजन पूरा गायब करता हूँ, क्योंकि बीच में कोई चार्ज है ही नहीं, बीच में कोई चार्ज ही नहीं है तो काहे रखूं उसको, है ना। तो बीच में कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस चक्कर में नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस तरफ फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। उस फील्ड का नाम दे रहा हूं ईपी। क्या नाम दे रहा हूं, ईपी। तो यहां भी नाम देता है एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम दे रहा हूं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या नाम दिया उसको, ईपी। अब खुद दिमाग लगाओ, ई नॉट आगे, ईपी पीछे, है ना। अब मुझे बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, ई नॉट बड़ी है या ईपी बड़ा है, जल्दी बताओ, ई नॉट बड़ा है, ईपी बड़ा है, फास्ट। सोचो, सोचो। अगर मन में सवाल आ रहा है सर ईपी बड़ा हो सकता है, तो नहीं हो सकता ईपी बड़ा, ध्यान सोच, क्योंकि ये ईपी बन किसकी वजह से रही है, ई नॉट की वजह से बन रही है, ई नॉट की वजह से ईपी बन रही है, तो पॉसिबल ही नहीं ना। अगर ई नॉट होता ही नहीं तो एटम पोलराइज नहीं होता, तो ईपी कहां से बनता। तो ई नॉट की वजह से ईपी बन रही है। तो मुझे बताओ, अगर पापा की चप्पल पैर में आ गई तो बड़े हो गए क्या, हाँ बड़े हो गए। अरे यार बेटा बाप से बड़ा कैसे हो सकता है, बेटा बाप से बड़ा कैसे हो सकता है। तो ये इसके पापा हैं, ये इसका बेटा है, तो बड़ा कौन रहेगा, पापा ही रहेंगे ना।
तो बड़ा कौन सा रहेगा, ई नॉट ही रहेगा। बोलो, है ना। एग्जाम्पल क्या करूं, पर ठीक है, समझ तो गए ना एक ही बार में। अरे ठीक है, ई नॉट और एपी, कोई दिक्कत। इसके बाद अब मुझे बताओ कि अगर ये ई नॉट की वैल्यू मान लो 10 है और जो ईपी है वो 3 है, 10 इस तरफ 3 पीछे की तरफ, तो किस तरफ मूव करेगा? अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे 10 इस तरफ लग रहा है और 3 इस तरफ लग रहा है, तो ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ। कितने से? 7 से, ऑफ कोर्स। तो मुझे समझ में आ गया कि ये 7 है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 7 हो गई क्योंकि 10 यहां है और 3 पीछे है, तो कितना हो गया? 7। तो ये लिखता हूं 10 का 7 से निकाला है, 7 से निकाला है, 10 माइनस 3 ना, तो 7 भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और 10 तुम्हारा क्या है? ई नॉट ही है। और 3 तुम्हारा क्या है? ईपी है। एक मिनट देखता हूं। हाँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 10 थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 7 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई या बढ़ी? कम हुई ना। तो स्टार्टिंग में बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का काम करता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ही इकलौती चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर सकते हैं। इसलिए डाइलेक्ट्रिक को यूज करना, देखो कैसे कर यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हो, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना हो, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, पेपर, सिरामिक, माइका डाल देंगे। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी उसका उल्टा ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। इसकी वजह से ये पूरा एरिया में जो मेरा काम करना है वो काम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल मैं गायब करता हूं, नहीं तो कॉपी कर लोगे। थोड़ा इसको ऊपर लेता हूं। ये कितना आ गया? ई नॉट माइनस ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन कितना है? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। अब मुझे पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, के कितना होता है? के। इस के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, ग्रेटर देन 1 रहती है हर चीज के लिए। कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। याद कर लो, याद कर लो, के की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। अब मुझे बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइलेक्ट्रिक की वजह से ना। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी या कम हुई? मुझे पता है कम हुई। तो जो आएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय के आएगा। क्या आएगा? ई नॉट बाय के। अब ई नॉट बाय के का जो ये फॉर्मूला है, इसको 101% याद करना, आगे बहुत बार यूज करोगे। मैं दिखाता हूं कि डिवाइड में के क्यों आया। अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती तो के मल्टीप्लाई में आता। अगर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, इसलिए के डिवाइड में आ गया है ना। बोलो। तो ये फॉर्मूले की जो लिस्ट है तुम्हें ये ध्यान से याद करनी है, इस लिस्ट को भूलना नहीं है। इसलिए इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। अभी शायद से पूरा दिख रहा है, ठीक है। लिस्ट को भूलना नहीं है, ध्यान से। डाइलेक्ट्रिक पूरा करा दिया है। कहा था डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये होता तो इंसुलेटर है, पर इसके अंदर कभी करंट नहीं फ्लो होगा, पर ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना मेरे भाई। तो वही तो बना के दिखा दी। तो कैसे बनाई? वो भी उल्टा, समझे? तो इतना देख लो एक बार, देख लो और एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट तो खत्म हो गया। डाइलेक्ट्रिक को बड़े तरह से बता दिया है। अब बचता क्या है? थंबनेल में और एक टॉपिक बाकी था, याद आ रहा होगा। थंबनेल में और एक टॉपिक बाकी था, वो था कैपेसिटर। अभी यहां तक तुम्हारा पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 पार्ट कहे थे स्टार्टिंग में, तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट तुम्हारा गॉस लॉ के एप्लीकेशन वाला पार्ट था। सेकंड तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट था। अब थर्ड तुम्हारा जो पार्ट है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर, हाँ, फैन में देख के याद आ रहा होगा सर, यही कैपेसिटर क्या? हाँ, एग्जैक्टली वही कैपेसिटर। मैं दिखाता हूं। तो बात करते हैं भाई कैपेसिटर की। कैपेसिटर, कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है ये समझते हैं धीरे धीरे से। कैपेसिटर
कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस है, कैपेसिटर इज अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने काम आता है, चार्ज को स्टोर करने काम आता है, यूज टू स्टोर अ चार्ज। क्या कहा? कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने काम आता है। सवाल करते हैं कि चार्ज को स्टोर करते कैसे, ये बात की बात है, बात की बात है, पर सवाल आता है कि अपने पास ऑलरेडी एक डिवाइस है तो चार्ज को स्टोर करता है, बताओ। ऑलरेडी एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, बैटरी है ना, बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर ही करती है। तो बैटरी और कैपेसिटर में फर्क क्या है? बैटरी भी स्टोरेज डिवाइस है, कैपेसिटर भी स्टोरेज डिवाइस है, तो कैपेसिटर अलग क्यों? अलग क्यों? हमें पता है कि एक ही चीज के अगर दो दो काम होते हैं ना तो दोनों में कुछ तो एक तो एक्यूरेट चीज आती है, तो कुछ तो एक नया कुछ तो होता है। एक अगर पुराने चीज की जगह पे दूसरी को नई चीज आ रही है तो कुछ तो नया रहता है। कैपेसिटर में बहुत कुछ नया है। कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस है पर ये एनर्जी स्टोर करने के लिए कुछ सेकेंड लेता है, कुछ सेकेंड के अंदर ये पूरा का पूरा चार्ज स्टोर कर लेता है। एनर्जी स्टोर करने कुछ सेकेंड लेता है, बस कुछ सेकेंड में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, इसका दूसरा फायदा भी क्या है, फायदा समझते क्या है कि बैटरी का सीन क्या है कि बैटरी अगर किसी बल्ब से कनेक्ट की गई है, बल्ब से कनेक्ट की गई है तो बैटरी धीरे 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 बल्ब में चार्ज सप्लाई करता है, इस वजह से बल्ब जल रहा होता है, कंटिन्यूसली जल रहा होता है। इसका सीन ऐसे नहीं है, कैपेसिटर का सीन ऐसे है ही नहीं। जैसे सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे, कैपेसिटर पूरी की पूरी एनर्जी एक ही बार में डाल देगा, पूरी की पूरी एनर्जी एक ही बार में दे देगा उसको। बैटरी धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है, कैपेसिटर पूरी एनर्जी एक ही बार में दे रहा है। दिखाता हूं, बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है, बकेट में होल कर दो, बकेट में होल कर दो तो पानी धीरे धीरे निकलेगा, तो ये तुम्हारी बैटरी है। बकेट उल्टी कर दो, ये तुम्हारा कैपेसिटर है। अरे हाँ ना, यही बात है, समझे। अब सवाल आ रहा है कैपेसिटर बनता कैसे, कैपेसिटर बनता कैसे, कैपेसिटर बनाने का तरीका क्या है, ध्यान समझना। हर चीज कैपेसिटर नहीं होती, हर चीज कैपेसिटर नहीं होती। अगर मैं बोल दूंगा कि ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज स्टोर कर दूंगा तो कैपेसिटर बन जाएगा ना भाई ना, ऐसा कभी नहीं। ये एक कंडक्टर है, चार्ज स्टोर कर दूंगा कैपेसिटर बन जाएगा, नहीं। कुछ भी कंडक्टर का शेप ले लो, ट्रायंगल शेप, कुछ भी शेप ले लो। तुमने देखा है रिमोट होता है ना, रिमोट के तुम्हारे अंदर जो खोलते हैं ग्रीन कलर के चिप्स वगैरह होते हैं, एक मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर अलग अलग कलर के रखे होते हैं सिलेंडर, बारी बारी सिलेंडर, तो कैपेसिटर ही होते हैं। वो डिस्क शेप में आते हैं, सिलेंडर शेप में भी आते हैं, अलग अलग। फैन का दिखाता ना, उसको तुम लोग फैन से, फैन का रहता है कैपेसिटर अंदर वायर में कनेक्ट रहता है, उसकी बात करते हैं, वो भी बात में करते हैं, वो भी कैपेसिटर ही है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई भी डिवाइस चार्ज स्टोर कर लेगा उसको कैपेसिटर बोलूंगा नहीं, कम से कम स्पेस में मैक्स टू मैक्स चार्ज जो स्टोर करेगा उसको कैपेसिटर बोलूंगा। कम से कम स्पेस में, कम से कम स्पेस में, स्पेस में मैक्स टू मैक्स चार्ज स्टोर करने वाले डिवाइस को कैपेसिटर बोलूंगा, डिवाइस को कैपेसिटर बोलूंगा। बोलो हाँ है ना। ब्लू कलर दिख रहा नहीं, व्हाइट पे चढ़ाने दो, काफी बादल तो बना के दिखा दिया, ठीक है। अभी इसका पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल, क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल। आखिर कैपेसिटर बनता कैसे, आखिर कैपेसिटर बनता कैसे, तो कैपेसिटर देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं दिखाता हूं। फर्स्ट तुम्हारी हेडिंग आएगी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर,
प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर दिखाता हूं कैसे, खुद इमेजिन करना, कि इमेजिन करे बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से बात करते हैं। अब हमने पहले ही पढ़ा कैपेसिटर का मतलब क्या है, कम से कम स्पेस में मैक्स टू मैक्स चार्ज जो स्टोर करेगा उसको कैपेसिटर बोलेंगे। मान लो कहीं से मैंने इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज लाया है, वो चार्ज लाया पॉजिटिव। अब हमें पता है कि अगर चार्ज बढ़ता है तो इस कंडक्टर की और एक चीज बढ़ती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्योंकि क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मुझे बताओ, अगर चार्ज बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, अगर चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ते कम हो जाएगा, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया है कि इस चार्ज को स्टोर कर रहा हूं, तो मुझे पता है एक हद तक इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा, उसके बाद चार्ज आने वाला नहीं है। दिखाता हूं, एक बकेट में पानी भरना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, एक हद तक उसमें पानी आएगा, उसके बाद पानी आने वाला नहीं है, उसके बाद वो हो जाएगा ओवरफ्लो। लॉजिक लगाओ ना भाई। ये एक, अगर मान लो कोई तो कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरना शुरू कर रहे हो, ब्लू वाला, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, चलो रे पानी भर गए, ये लो पानी भर गया। अब मुझे पता है जैसे पानी पानी भरना शुरू हो रहा हो, तो ये मान लो कि पानी तुम्हारा क्या है, चार्ज है। अब पानी भरना शुरू हुआ है, इसका लेवल ऊपर जा रहा है, लेवल भी बढ़ रहा है। सेम इसी तरह जैसे तुम लोग चार्ज बढ़ना शुरू करोगे तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो अब चार्ज मैक्सिमम हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। मान लो कि मैंने 10 कूलम का चार्ज भर दिया तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। अब 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, अब 10 कूलम का चार्ज आ गया। अब मुझे चार्ज को बढ़ाना है, चार्ज को बढ़ाना है तो पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। अब मैं पोटेंशियल कम करूंगा तो चार्ज कम हो जाएगा, तो मुझे पोटेंशियल कम तो करना है पर कुछ नए तरीके से। और एक बार ध्यान से, आराम से, कोई नहीं, 10 कूलम का चार्ज है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, पूरा फुल भर गया। अब मुझे इसी जगह पे, इसी स्पेस में और चार्ज भरना है, और चार्ज भरना है, और चार्ज भरना है। तो और चार्ज भरने के लिए मुझे पोटेंशियल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पोटेंशियल अभी प्लस V है, अभी प्लस 10 है, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मुझे इसी जगह पे पोटेंशियल कम करना है, पोटेंशियल कम करना है पर चार्ज को कम करे बिना, चार्ज को कम करे बिना। यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, पोटेंशियल कम करना है, चार्ज को कम करे बिना, चार्ज को कम करे बिना। टारगेट समझ में आ रहा है ना। हमने क्या कहा कि कम से कम स्पेस में मैक्स टू मैक्स चार्ज स्टोर करना है, तो उसकी कैपेसिटी तो भर गई, इसका चार्ज तो पूरा भर गया। अब चार्ज पूरा भर गया, मुझे इसी जगह पे और चार्ज स्टोर करना है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और मुझे पता है कैसे भी करके पोटेंशियल कम होगा तभी चार्ज ज्यादा आएगा, है ना। अब ये 10 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा है 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल और कम कर दूंगा तो और चार्ज आएगा ना। दिमाग वही मेरे पास है कि मैं दिमाग लगाता हूं इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसके पास में और एक कंडक्टर लाया है, और एक कंडक्टर लाया है, उसके पास में लाया, डिस्टेंस मान लो कि स्मॉल डी है, स्मॉल डी में है, स्मॉल डी पे लाया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे मैंने इसको पास में लाया है, पास में लाया है, पास में लाने की वजह से ये न्यूट्रल कंडक्टर है। कंडक्टर कौन सा, न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर। इसको चार्ज दिया था मैंने, ये तुम्हारा चार्ज कंडक्टर है, हमने चार्ज दिया है इसको, ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज दिया है, और ये वहां से न्यूट्रल है। अब मुझे पता है न्यूट्रल होने के बाद भी इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे है, तो इस न्यूट्रल प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, आजा भाई मेरे घर आजा। तो जैसे खींचने की वजह से
इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींच लिए। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, प्रोटॉन खींच पाएगा? नहीं ना, प्रोटॉन तो वहीं के वहीं है, प्रोटॉन कहीं कहीं नहीं, प्रोटॉन बचे हुए इस साइड पे रहेंगे, है ना। अब इस प्लेट को मैंने कर दिया ग्राउंड। क्या कर दिया? ग्राउंड। आई थिंक सो ग्राउंड का मतलब सबको पता हो। ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग, अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग सबने सुना होगा, देखा भी होगा। अब ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि मैंने अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग दिखाता हूं क्या होता है। अर्थिंग का मतलब तुम्हारे घर पे देखो आजकल अर्थिंग गायब हो गया, अर्थिंग गायब हो गया, अभी अर्थिंग नहीं बचा। हमारे पास उसी जगह ले ली है एमसीबी ने। इतना कि घर में तुम्हारे कोई भी एक्स्ट्रा करंट चला गया तो तुम्हारे एमसीबी डाउन हो जाती है, फिर जाकर उसको ऊपर करना पड़ता है। तो ये अर्थिंग भी ऐसे ही करता था। अगर तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, एक्स्ट्रा करंट जो उसका काम नहीं है, तो एक्स्ट्रा करंट को आने नहीं देता घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फैन 6 एम्पियर करंट पे काम करता है, ठीक है, 6 एम्पियर करंट पे काम करता है, तो तुम्हारे फैन में 6 एम्पियर आना चाहिए। अगर ज्यादा करंट चला गया तो फैन खराब हो जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, डिवाइस अर्थिंग क्या करता है, जो एक्स्ट्रा करंट है जो काम है जमीन के अंदर, हम ऐसा जमीन के अंदर दिखा भी किया, सलिया रॉड से वायर कनेक्ट करके डाल देते हैं जमीन के अंदर। अब डालते जमीन के अंदर, जमीन क्यों डालते हैं? क्योंकि अर्थ तो इतनी बड़ी है, जितना आ रहा है उतना आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए घर में नहीं जाना चाहिए, घर में चला गया तो फैन काम करना बंद हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। इस चक्कर में वो हो गया, आजकल अर्थिंग बंद हो गया, उसकी जगह ले ली एमसीबी ने। इतना एक्स्ट्रा करंट आते हैं वो ट्रिप हो जाता है, ट्रिप होते हैं हम लोग को ट्रैक के ऊपर करना पड़ता है, तो वो एमसीबी है। तो इन दोनों में से, पॉजिटिव नेगेटिव में से एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव में से एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस पॉजिटिव नेगेटिव में से एक्स्ट्रा कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव एक्स्ट्रा है या नेगेटिव एक्स्ट्रा है? जल्दी बताओ। ठीक है, कुछ पूछा मैंने, बताओ पॉजिटिव एक्स्ट्रा है कि नेगेटिव एक्स्ट्रा है? बच्चे सही बोल रहे हैं सर, पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, क्योंकि पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा, चल भाई पलटी, वहां से गया, और नेगेटिव को जाने देगा नहीं, नेगेटिव को उल्टा पकड़ के रखेगा, तू कहां जा रहा है, तू रुक। इस चक्कर में क्या हो गया कि ये पूरा पॉजिटिव चला गया जमीन के अंदर। कहां चला गया? जमीन के अंदर, और मेरा काम हो गया अर्थिंग खत्म। पॉजिटिव ग्राउंड में गया, बाद में सोचेगा ना कि कहां चला गया पॉजिटिव, तो याद आएगा कि पॉजिटिव कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। ठीक है, अब देखो ऑटोमेटिकली पहले यहाँ पे प्लस वी पोटेंशियल था, ऑटोमेटिकली इस पे पोटेंशियल आ गया है, वो है माइनस वी। अगर एग्जांपल बात करो तो यहाँ आप समझ लो कि यहाँ तुम्हारे पास 10 वोल्ट पोटेंशियल था और 10 कूलम का चार्ज था। अब इस जगह पे एक नया चार्ज आ गया है, उसके पास एक नया पोटेंशियल बन गया है। मान लो पोटेंशियल है -5 वोल्ट का, एग्जाम्पल के लिए मान लो -5 वोल्ट का पोटेंशियल है। कितने का है? -5 वोल्ट का। तो सीन क्या होगा, जैसे ये -5 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अगर प्लस करोगे 10 वोल्ट माइनस ऑफ 5 वोल्ट, ऐड करते हो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पर चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल में नेगेटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एग्जांपल के लिए 5 लिया, वो हालांकि 10 ही बनता है, समझे ना। अब फिर से एक बार पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, तो मान लो कि 5 वोल्ट आ गया। अब 5 वोल्ट आ गया, इसको मैं 10 वोल्ट तक और चार्ज कर सकता हूं। तो पहले 10 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा था 10 वोल्ट पे, अब पोटेंशियल 5 वोल्ट है, अभी भी चार्ज 10 कूलम है ना। तब इसमें और मैं 5 वोल्ट तक, मतलब और 5 कूलम चार्ज इसमें स्टोर कर सकता हूं। अब टोटल इस पे 15 कूलम चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डाउन हो गया है, पोटेंशियल डाउन हो गया है, तो मैं इसमें और चार्ज बढ़ा के पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूं। इस चक्कर में ये हो गया 15 कूलम पे, कम से कम स्पेस में मैक्स टू मैक्स चार्ज स्टोर किया, क्योंकि यहां नेगेटिव आया है तो इसका पोटेंशियल इसको भी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। इस चक्कर में काम यहां हो गया है। अब ये सारे एग्जांपल यहां रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है,
यहां लिख के दिखाता हूं, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V माइनस V डैश लिखता हूं, ये V लिखता हूं तो ये V डैश लेता हूं, एग्जाम्पल गायब करता हूं, सावरे सावरे, ठीक है, ये V माइनस V डैश, ठीक है, तो ये आएगा V माइनस V डैश, अगर हाँ चलो लिख दिया ना, पोटेंशियल V माइनस V डैश है, तो ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। कोई पूछता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो लिखना यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो लिख दो यहाँ पे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो ये आया Q इज प्रोपोर्शनल टू V, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, स्क्रीन को थोड़ा स्पेस मिलेगा ना अपने को, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, घबरा मत, पूरा नहीं, नॉर्मल सा दिखने लायक, बस ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू V। अब बचपन से बात सिखाई है कि प्रोपोर्शनलिटी गायब करने के बाद दो चीजें आती हैं, तो फर्स्ट तुम्हारा आ गया इक्वल्स टू, सेकेंड तुम्हारा आएगा कांस्टेंट क्या है, C लिख दिया, इसी को बोलते हैं C इज कैपेसिटेंस, क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस, क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस। अगर किसी ने बोला कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करोगे, या अल्लाह, किसी ने पूछा कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करोगे, तो खुद बोल दो ना, C निकालना है, तो C क्या बोलोगे, C इज इक्वल्स टू Q बाय V ना, Q बाय V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। अगर इसका यूनिट निकालने चाहे तो निकालते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ऐसा यूनिट नहीं है ना, यूनिट, कैपेसिटेंस, चार्ज का यूनिट क्या है मेरे भाई, कूलम, और इसका यूनिट पोटेंशियल, वोल्ट ना, तो ये आएगा कूलम पर वोल्ट, मैं पूरा लिख रहा हूं, इसको लगा ले सकता हूँ C बाय V ना, C बाय V, पर हम लोग लिखते नहीं, हम लोग कुछ अलग लिखते हैं, उसको लिखते हैं फैराड, क्या लिखते हैं, फैराड, क्योंकि कूलम पर वोल्ट को ही बोलते हैं फैराड, याद रह जाएगा, इनकी शायद से दिवाली तो गई, पर फैराड का स्वाद अभी नहीं गया है, अरे फैराड खा लेना दिवाली से, तेज फैराड, ठीक है। अब किसी ने पूछा 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड क्या होता है, तो बोल देना 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, 1 कूलम का चार्ज स्टोर करूंगा तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वो 1 फैराड के बराबर होगा, 1 कूलम के चार्ज की वजह से अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा तो जो कैपेसिटी रहेगी उसकी वो रहेगी 1 फैराड, है ना, तो उसको बोलते हैं 1 फैराड, ठीक आ रहा है, तो इतनी बात है। अब फैराड जो है वो तुम्हारी बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड जो तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी यूनिट है, तुम लोग कभी भी ना ये फैराड देखने नहीं मिलेगा, तुम लोग को माइक्रो फैराड, मिली फैराड, मेगा फैराड ऐसे देखने मिलेगा, मेगा नहीं, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको ऐसे देखने मिलेगा, घबरा मत, दिखाता हूं क्या मिलेगा, फैराड बिग यूनिट, दिखाता हूं बड़ा यूनिट क्यों है, हम लोग बड़ा यूनिट इस्तेमाल ही नहीं करते, दिखाता हूं क्यों नहीं इस्तेमाल करते, अपने पास मास के लिए ना बड़ा यूनिट है टन, 1 टन 1000 kg, 1 टन 1000 kg। सीन क्या है, अगर बड़ा यूनिट है तो नंबर स्मॉल हो जाता है, 1000 किलो 1 हो गया, 1 टन हो गया, 2000 किलो 2 टन हो गया, तो ये दिक्कत वाला काम हो जाता है। अब बड़ा यूनिट को ना छोटे नंबर में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर स्मॉल हो जाएगा, ऐसा नंबर स्मॉल नहीं करना होता, और नजर नहीं आएगा ना, नंबर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, इसलिए नहीं करते। अब बड़ा यूनिट कभी नहीं इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल यूनिट। तो ये फैराड तुम्हारी क्या है, बड़ी यूनिट है। हम लोग टन इस्तेमाल करते हैं क्या भाई, नहीं ना, क्या इस्तेमाल करते हैं, केजी इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है, इसलिए
पक्का किलोमीटर ही बड़ा होता है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादा करके, वो सीन है। तो बड़ा यूनिट करके इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, स्मॉल यूनिट। तो फराड तुम्हारा बड़ा यूनिट है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइक्रो फराड। तो ये होता है 10⁻⁻6 फराड। इसके बाद यूज करोगे मिली फराड, तो ये तुम्हारा होगा 10⁻³ फराड। ये मिलीमीटर, हाँ, माइक्रो मतलब -6 होता है। पिको फराड, पिको का मतलब होता है 10⁻⁹ फराड, सॉरी -12 फराड। पिको का मतलब -12 फराड। उसके बाद नैनो फराड, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। पहले 9 होना चाहिए था, नैनो होना चाहिए था, फिर पिको आना चाहिए था। ये पिको है, ये है नैनो, ये है मिली, ये है माइक्रो। समझे? तो तुम्हारे पास कैपेसिटर में इतना ही है। अब बचता सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, अभी नहीं करेंगे, घबराओ मत। अभी उसके लिए अलग से एक पार्ट बना देंगे, घबराओ मत। उसके लिए अलग से एक पार्ट बना के शुरू करेंगे। तुम्हारे पास अभी बचता है इसमें कुछ नहीं है, एक बार देख लो चाहो तो ये सारी चीजें दिखाता हूं, फिर क्या बचता है इसके अंदर देख लो। ये सारा पार्ट है तुम्हारा। डाइलेक्ट्रिक था, कैपेसिटर पहले देख लो, डाइलेक्ट्रिक बाद में देख लो। कैपेसिटर शुरू यहां से किया था, ये था इसका प्रिंसिपल, और ये था उसका यूनिट वगैरह, इतना था कैपेसिटर में। कैपेसिटर में बचता ये है सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। हाँ, कैपेसिटर में क्या बचा है? कैपेसिटर में सीरीज, कैपेसिटर में पैरेलल। तो ये बचता है तुम्हारा सीरीज, दूसरा बचता है पैरेलल। इसके अलावा कैपेसिटर का पार्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास अगले 2-3 टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझे? तो मैंने एक बार पूरा डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर पूरा कवर करा दिया है। ध्यान से बात सुनना, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा, बस सुनना ध्यान से बात। ये टॉपिक थ्योरी थे, डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर थ्योरी थे। तुम्हारे फिजिक्स में थ्योरी बहुत कम आती है, तो डाइलेक्ट्रिक्स की थ्योरी ऑलरेडी तुम्हारे बुक में अच्छे से दी गई है। मैंने उस थ्योरी को बहुत डिटेल में बताया है। तुम्हारे एग्जाम में सवाल अजीब अजीब पूछ सकते हैं कि पोलर को एक्सप्लेन करो, नॉन पोलर को एक्सप्लेन करो, अब रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करो। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको ध्यान से एक्सप्लेन करना तुम्हारे वर्ड में चल जाएगा। डायरेक्ट बुक की वर्डिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, रट्टा मारना नहीं, अपने को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना तो काम हो जाएगा। रहा सवाल कैपेसिटर का, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ऐसे हेडिंग पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। उसको 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने बोलेगा। तो 2 कैपेसिटर के डायग्राम दिख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा वर्डिंग में लिखना। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का 2nd पैराग्राफ ही है, वो लिख के एक्सप्लेन कर देना पूरा। ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा का पूरा कैपेसिटर वाला पार्ट। ठीक है, ये 60 से लेकर एंड तक पूरा कैपेसिटर करा दिया है। कैपेसिटर अब सीरीज और पैरेलल बचता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद तुम्हारा शुरू जो होगा वो शुरू होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब कंबाइन हो जाएगा, फिर आएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, पहले विदाउट आएगा फिर विथ आएगा, फिर लास्ट एक डिविजन बचेगा वो होगा एनर्जी स्टोर, फिर तुम्हारा बचेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, और लास्ट में तुम्हारा बचेगा वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर, इसके अलावा कुछ नहीं। समझे? तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो भाई। कुछ भी डाउट रहे इस लेक्चर के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग, और सारे लेक्चर के रिगार्डिंग, तुम लोग कमेंट में पिन कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, तो वहां तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, या लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। समझे? तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।